जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाज़िर हूँ। अगरचे पाकिस्तान में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन जब से बांग्लादेश में ड्रामेटिक वहाँ चेंजेस हैं, हसीना वाजेद साहिबा को अपनी हुकूमत अपना मुल्क छोड़कर उनको उसमें इंडिया जाना पड़ा, तो उसके बाद जो डोमिनेशन है वो ज़्यादा वाक़यात और हालात की या रुख है उसका ये तवज्जो जो है वो बांग्लादेश पे है, क्योंकि बांग्लादेश से जो खबरें आ रही हैं वो भी पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, बल्कि इंडिया में कहा जा रहा है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टेक कि वहाँ का मीडिया या पॉलिटिशियन जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, जो रिवोल्ट हुआ है, कू हुआ है, रेडिकल उसमें कहें कि लोग जो हैं या स्टूडेंट्स जो इनकलाब लेकर आए हैं, तो इसके पीछे उन्होंने तीन मुल्कों की एजेंसीज़ को उन्होंने ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। उसमें चाइना का क्या है, उसमें चाइना है, CIA, मैंने अमेरिकन का कहा, CIA और पाकिस्तान तो पता है हमेशा से खिते में या कहीं भी दुनिया में कोई चीज़ पटाखा भी बाज जाए या कोई अपनी उससे गिर पड़े कहीं ना किसी पे रास्ते में, तो भी वो इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पे भी आता है। तो वो ये कह रहे हैं आप कि इसमें CIA, पाकिस्तान और इसमें चाइना इन्वॉल्व है। नो, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और इंडिया से कहा जा रहा है, और इंडिया के उनके पॉलिटिकल सर्कल जो हैं, जो उनकी हुकूमत हो या उनका पोजीशन हो, मीडिया तो ऑलरेडी आपको तो हमारे इंडियन दोस्त जो है मीडिया में वो तो इसी ताक में बैठे होते हैं कि कोई छोटी सी चीज़ मिले और हम उसको हाईलाइट करें। सो इस पर ज़रा डिस्कशन करते हैं आज। पाकिस्तान को हालात को ज़रा थोड़ा सा साइड पर रखते हैं। अगरचे यहाँ भी बिल पास हो गया और इमरान खान साहब की पार्टी को बड़ा धचका लगा है कि जो उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सीटें दी थी, उनको स्पेशल सीट्स उनको दी गई थी और उनको दोबारा पार्टी बनाने का भी हुक्म दिया गया, तो उसके अगेंस्ट जो यहाँ इलेक्शन एक्ट में तरामीम की गई, तो उससे खान साहब और उनकी पार्टी को उम्मीदें फिर एक दफ़ा ख़त्म हुई है। दोबारा मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, उन्होंने तो बिल बना दिया पार्लियामेंट ने। सो एक नई किस्म की एक रिवायत की गई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ एक वहाँ पे बिल लाया गया है। सो वो भी अपनी जगह पे है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, इमरान खान साहब जो हैं उनकी पार्टी के लिए ये भी थोड़ा सा, कुछ दिनों पहले तक उन्होंने एक ट्वीट किया था खान साहब ने शेख मुजीबुर रहमान के को सामने रख करके लोगों को उससे सबक सीखना चाहिए कि कैसे एक पॉपुलर लीडर जो थे उनकी मैंडेट को जब ये इनकार किया गया था तो उसके बाद पाकिस्तान जो है टूट गया था। सो उन्होंने उसको बड़ा एक उसको रोल मॉडल के तौर पर पेश किया था शेख मुजीबुर रहमान साहब को। अभी की बात है, कुछ मेरा ख्याल है कि 1-1.5-2 महीने की बात है। अब उन्हीं शेख मुजीबुर रहमान का जो स्टैचू था, और बहुत बड़ा स्टैचू था, उसको जिस तरीके से बांग्लादेशी स्टूडेंट अवाम गिरा रहे थे, पूरी दुनिया में उसको इमेजेस गए हैं, तो उसके बाद उनकी पार्टी भी वक्ती तौर पर PTI जो है थोड़ी सी बैकफुट पर जाएगी कि अब तक वो सारे का सारा जितना भी नैरेटिव बयान कर रहे थे खान साहब और उनकी पार्टी, वो 1971 के बांग्लादेश के जो इवेंट्स थे उनको बेस बनाकर किया जा रहा था। अब वहाँ पे जिस तरीके की अवामी लीग बैकफुट पे गई है, स्टूडेंट्स आगे हैं, उनको भागना पड़ गया है, जाना पड़ गया है, वायलेंस हुआ है, 300 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए हैं। सो वन वंडरिंग के इसका अब नैरेटिव खान साहब का जो है वो क्या बनेगा, अब क्या कहेंगे, PTI क्या कहेगी, खान साहब क्या कहेंगे इस मामले में, कैसे लेकर इसको आगे चलेंगे। अब तक तो मैंने जैसे कहा ना कि वो यही उनका 71 वाला नैरेटिव जो था, या मुजीबुर रहमान साहब वाला, या फिर अवामी लीग की पॉपुलैरिटी वाला, तो वो तो ये वक्ती तौर पर लगता है तो बिल्डोज हुआ है। बहरहाल वो एक अलहदा एक बहस है, तो उस पर बात करेंगे CIA और इस पर चाइना और पाकिस्तान कितना इन्वॉल्व है, नंबर 1। दूसरा ये है कि वो ये कौन है उसमें, वो जो उसमें लड़का है वो बताया जा रहा है नहीद इस्लाम। हु इज़ नहीद इस्लाम, जिसने ये हसीना वाजिद के 15 साल इक़्तिदार को गिराया, स्टूडेंट लीडर, जस्ट 24 ईयर एज। तो बताया जा रहा है कि नहीद इस्लाम ने ही लंका डबोई है, और हसीना वाजिद साहब की इतनी पावरफुल हुकूमत थी, 15 साल के टॉप जो उनकी ग्रिप थी, उसको ये गिराने में उनका भी बड़ा हाथ है। सो इस पर बात करेंगे, हुई जी मतलब ये 24 साल का लड़का जो है उसने कैसे ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं और किस तरीके की, और लास्टली इस पर भी बात करेंगे। ये कनेक्टेड है सारे इश्यूज़, क्योंकि ये पूरा ये बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ है या हो रहा है इसका पूरे खित्ते पे असरात होंगे, नेचुरल से नेबर्स पे भी होंगे, और थोड़ा सा बाहर भी ये चीज़ें जो हैं ये एक्सपोर्ट होगी, लिहाजा हमें इसको थोड़ा सा करीब से देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के हालात भी आपको पता है, यहाँ भी अनरेस्ट, नौजवान, एक फ्रस्ट्रेशन, एक जबर का माहौल, ह्यूमन राइट्स की अब्यूज़, और फिर ये पाबंदियाँ, पॉलिटिकल पाबंदियाँ अपने अपोनेंट्स के साथ बड़ी सख्त हैं। ये मिलते जुलते इल्ज़ाम जो हैं हसीना वाजिद पे भी लगते थे, और वहाँ का यूथ जो उठा है, ठीक है वो ट्रिगर बात तो वहीं से हुई है, कोटा सिस्टम से हुई है, लेकिन वो कोई ना कोई वजह एक बंदे को कहते हैं ऊँट की कमर पे एक आखिरी तिनका जो होता है वो फिर ऊँट को बिठा देते हैं। सो आखिरी तिनका जो है हसीना वाजिद साहब के रूल का, जिसमें उन्होंने अपोनेंट्स को फांसियाँ लगाई, उनको जेलों में डाला, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर खालिदा ज़िया को जेल में डाला, उनकी पार्टी के लोग जो थे उनको मारा गया, उनको फांसियाँ लगाई गई। जैसे मैंने कहा पार्लियामेंट
पार्लियामेंट से गायब हो गए। पिछली पार्लियामेंट में सारी की सारी अवामी लीग थी, जिसके कहते हैं 2024 का जो इलेक्शन था रिग्ड इलेक्शन हुआ, और उसके पहले भी इलेक्शन जो थे उन पे क्वेश्चन जो उठते रहे हैं। सो अपने अपोनेंट्स के साथ जिस तरह वो डील करती रही हैं, उसके रिएक्शन वो कहते हैं वो बड़े अरसे से जमा हो रहा था, जिसको अगर स्टूडेंट्स ने लीड किया या एक कोटा सिस्टम एक बहाना बनाए, अदरवाइज एंगर था, गुस्सा था पिछले 15 साल की हुकूमत के जबर का, उनकी जातियों का, अपने मतलब डेमोक्रेसी वहाँ नहीं रहने दी गई थी, एक अथॉरिटेरियन रूल जो था वो वहाँ पर था। और इस अथॉरिटेरियन रूल को बहुत सारा तबका ये समझता था कि शायद इंडिया की पीछे से बैकिंग है, और इंडिया क्योंकि हसीना वाजेद साहब के साथ बड़ा अपना कंफर्टेबल फील करता है, और आपसे नहीं ये बांग्लादेश के क़याम से अपने आप को क्रेडिट देते हैं कि हमने बांग्लादेश के क़याम में मदद दी थी। अवामी लीग उनको बड़ा अपना मोशन समझती है कि जनाब उन्होंने हेल्प की थी। और इस लम्हे इंडिया जो है हसीना वाजेद साहबों के भी उन्होंने ये पनाह दी है, अपने यहाँ रखा। और बताया जा रहा है कि अमेरिकन ने तो वीज़ा उसकी खबरें आ रही कैंसिल किए। अब यूके के लिए मसला बन गया कि यूके कैसे इनको वहाँ पर असैलम दे, क्योंकि यूके में तो अपने मसाइल पैदा हो गए हैं ऑलरेडी। आपको तो यूके में तो बैलेंस अपना इसी तरह के जैसे बैलेंस बांग्लादेश में हुआ है, वहाँ पे यूके में हमें नज़र आ रहा है कि जो रेशियल किस्म के कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको कम्यूनल कहें या वट एवर जो भी कहें, कि नेटिव जो गोरे वर्सेस जो एशियन जो मुसलमान हैं उनके दरमियान जो वह लड़ाई लड़ी जा रही, तो यूके तो अपने एक ट्रबल में आया हुआ है। तो वो इस वक्त हसीना वाजिद को अगर वो कहते हैं कि आप आ जाएँ, लंदन आ जाएँ, तो डेफिनेटली बहुत सारे वहाँ पे भी मुजाहरे शुरू हो सकते हैं, और वहाँ पर भी कोई क्वेश्चन रेज किए जाएंगे कि एक ऐसी लीडर को आप अपने यहाँ वो दे रहे हैं, उनको असैलम दे रहे हैं, जिनके पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने इन 15 सालों में जमहूरियत को मजबूत करने की वजह वीक किया और अपने अपोनेंट्स को फांसियाँ दी हैं, जेलों में डाला है, सज़ाएँ दी हैं, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ जैसे मैंने कहा। और 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का जो कत्ल हुआ है उनके पिछले 1-2 हफ्तों में, तो उनको आप अपने यहाँ पनाह दे रहे हैं। सो वो ब्रिटेन के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा कि ऐसे पर्सन को अपने यहाँ अगर वो असैलम देते हैं तो उन पर तनकीद बढ़ेगी, और बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं, और स्पेशली बांग्लादेशी जो हैं, उनकी हुकूमत जो है या स्टूडेंट्स हैं, वो इसको कैसे देखते हैं। और एक अनपॉपुलर फैसला होगा इसका यूके हुकूमत का। लेकिन दूसरी तरफ यही अनपॉपुलर फैसला जो है वो भारत को भी सामना करना पड़ रहा है। हम वहाँ पर देख रहे हैं कि भारत के अंदर भी उन्होंने ठीक है जो बताया है कि कैसे उन्होंने उनको वो किया है, मतलब उनकी एमरजेंसी में एक रिक्वेस्ट है, ये बताया गया है, जो उन्होंने जयशंकर जो हैं उनके वज़ीर ख़ारजा जो हैं इंडिया के, उन्होंने पार्लियामेंट को एतमाद में लिया है कि अचानक उनको एक कॉल रिसीव हुई या रिक्वेस्ट रिसीव हुई, जिससे ये भी पता चलता है कि शायद वो तैयार नहीं थे, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि हसीना वाजिद जो है मुल्क छोड़ कर आएगी। सो उनके रिस्पांस से अगर उनकी तकरीर सुने या इंडिया का जो रिएक्शन है, उससे लगता है कि इंडिया भी मतलब दे वर कॉट ऑफ गार्डेड, देवर स्टंड कि ये क्या हुआ है कि 15 साल से हसीना वाजिद की हुकूमत थी, बड़ी टाइट ग्रिप के साथ चला रही थी, अच्छे तल्लुकात थे, उनके इंटरेस्ट जो इंडिया के इंटरेस्ट में साफ ज़ाहिर इसी में थे कि हसीना वाजिद साहब जो है वहाँ पर है। ऑल ऑफ सडन जनाब हसीना वाजिद की कॉल आती है SOS के, जनाब सेव आवर सोल्स, कि हमें बचाएं, हमारी तो जान खतरे में, हमने आपके यहाँ आना है। उनके लिए मुश्किल फैसला था इंडिया के लिए भी, क्या हो गया है अगर हम लेकर आते हैं। ऑफ कोर्स फिर उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से पूछा होगा, उनका फैसला था कि चलें ठिकाने दें, तो 45 मिनट्स उनको दिया गया। तो इंडिया खुद अनकंफर्टेबल है कि हम कितने अरसे तक इनको रखते हैं यहाँ पे, और अगर रखते हैं तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे हमारे लिए, कि इस बांग्लादेशी अवाम जो हैं मोस्टली इस वक्त सड़कों पर हैं, और हुकूमत वहाँ पर टॉपल कर दी गई है जैसे कहा, और उसके लिए नाम दिए जा रहे हैं। तो वो बांग्लादेशी अवाम प्रोटेस्टर जो हैं वो इंडिया को कैसे देखेंगे जनाब, कि जिन्होंने यहाँ पर इतने कुछ कार्रवाइयाँ की हैं और 300 लोग स्टूडेंट मारा गया वहाँ पे, उनको अपने यहाँ आपने सेफ पैसेज भी दिया और अपने यहाँ उनको रखा भी हुआ है। सो इंडिया भी उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो तो फ्यूचर हुकूमतों के साथ हैं। अब हसीना वाजिद का तो नहीं लग रहा है कि दोबारा वो वापस आएंगे पावर में, कुछ जल्दी तो उनका आता नहीं लग रहा। सो इंडियन भी अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखेंगे कि हमने अगर हसीना वाजिद साहब को रखना है, इसकी कास्ट कितनी हो सकती है इन द कमिंग डेज़, कि हमें बांग्लादेश के साथ अपने तल्लुकात की नेचर क्या होगी, वहाँ की आवाम हमें कैसे परसीव करेंगे। अभी से समझा जा रहा है कि लोग वहाँ पर खुश नहीं हैं हसीना वाजिद साहब के इस तरीके से इंडिया की तरफ से उनको पनाह देने के मसले पे। दे आर नॉट हैप्पी, ऑलरेडी क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड इवन इन इंडिया। मैं सुन रहा था कुछ 1-2 दिफाई तज्ज़ा निगारों को, वो भी ये कह रहे थे कि हमारे मफाद में नहीं है कि लॉन्ग टर्म हम इनको यहाँ पर वो करें, इनको अपने पास रखें। सो वहाँ पे एक अलहदा डिबेट है, लेकिन उसके साथ हम देख रहे हैं कि जनाब के वो कहते हैं जो आखिरी 45 मिनट्स उनको दिए गए थे उसकी स्टोरी सामने आ रही है, वेरी मतलब है वो उसकी इंटरेस्टिंग किस्म की वो हैं कि उनको डेडलाइन दी गई फ़ौजियों ने और उनके इंटेलिजेंस इदारों ने बताया, उनके घर गए, रिहाइश गाह पे गए, मुलाकात की कि बताया जाए जनाब प्रोटेस्टर जो हैं आपकी तरफ आ रहे हैं
तो वो इसके बावजूद भी राज़ी नहीं हो रही थी। उन्हें कहा गया कि आप छोड़कर चली जाएं, तो राज़ी नहीं थी कि मैं नहीं जाऊँगी छोड़कर, आई विल स्टे हियर। तो उन्हें बताया कि प्रोटेस्टर जो मार्च आ रहा है वो आपकी रेजिडेंस की तरफ आ रहा है, जिसके सीन भी देखे होंगे कि आपने बहुत सारे कपड़े, जूते, वहाँ पे मशीनें, घर की चीज़ें, जिस तरीके से वो फ़ोटो आए हैं उनके घर में लोग दाखिल हुए हैं, जो जिसके हाथ चीज़ लगी है वो लेकर गए हैं। सो वो मानने को तैयार नहीं थी। फिर उसके बाद उनकी सिस्टर रिहाना हैं, उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की कि आप छोड़ दें, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। तो बताया जा रहा है फिर उनके बेटे से रब्ता किया गया, उनको बताया गया, तो उनके बेटे ने फिर अपनी माँ को राज़ी किया कि आप फौरी तौर पर छोड़ जाएँ। वो वाक़यात नहीं होने चाहिए जो 75 में शेख मुजीबुर रहमान के साथ उस वक्त की फ़ौजी क़यादत ने किए थे, जब उनको घर में दाखिल होकर ये गोलियाँ मार कर कत्ल किया गया था। उनमें फैमिली के लोग भी मारे गए थे, बच्चे भी थे जिनको मारा गया था। सो उनके खौफ था, डर था हसीना वाजिद साहिबा के बेटे के जहन पर कि यही उसी तरह की चीज़ें ना हो कि माँ है, और माँ तो फिर किसी के हाथ में नहीं आता। सो बेहतर ये है कि आप छोड़कर चले जाए। फिर बेटे के कहने पर वो छोड़कर वो गई हैं, लेकिन फिर भी वो तकरीर करना चाह रही थी, शायद अपनी कौम को बताना चाह रही थी कि मैंने आप लोगों के लिए क्या कुछ किया और ये किस तरह की कंस्पिरेसी है, कौन कौन से ममालिक कर रहे हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स फोर्सेज जो हैं इस वक्त मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लिहाजा आप लोग उनके हाथों में खेल रहे हैं या नहीं खेलना चाहिए, या मैंने नहीं तो मेरे बाप ने बांग्लादेश बनाया। इसी तरह की तकरीर करनी थी ना कि हमने आपको मुल्क बना कर दिया, आज आप लोग जो हैं हमारे मुल्क को जला भी रहे हैं, मार भी रहे हैं, और मुझे भी हटाने की आपने हटा दिया। वट एवर, जस्ट इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उनके जहन में क्या होगा। अपनी मुआशी तरक्की का मॉडल भी शायद वो बताना चाह रही होंगी, लेकिन उनको ये इजाज़त भी नहीं दी गई और ये कहा गया कि मार्चर्स जो हैं वो 45 मिनट्स में पहुँच सकते हैं, लिहाजा बेहतर है आप चले जाएँ। फिर इंडिया से रब्ता किया गया और वो 45 मिनट की कहानी जो है ना आपने सुन ली। नो कमिंग टू द पॉइंट इस बात पे कि क्या इसमें पाकिस्तान, चाइना और ये अमेरिका शामिल हैं, इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग टेक है। इस पे एक तो ये है कि पाकिस्तान में आप देखें इस वक्त कोई नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कोई बांग्लादेश में वो आगे चेंज आ गई है। हमारे यहाँ आप ये मीडिया देखें, अखबारात देखें या इवन टीवी चैनल टॉक शोज़ देखें, तो आपको कहीं पे टॉपिक डोमिनेंट नहीं लगता इतना ज़्यादा कि हमने बल्कि अपना को थोड़ा डिस्टेंस पे रखा है कि हम कोई बात करेंगे तो वहाँ पे बांग्लादेश में कोई इसको गलत तरीके से ना समझा जाए, या इंडियन जो है इसको ट्विस्ट ना करें। हमारे यहाँ ये भी समझा जाता है, हमारा फॉरेन ऑफिस हुकूमत हो, हमारी पार्लियामेंट तो आज थी, कोई भी पार्लियामेंट में आज सच इस पर कोई डिबेट या उस तरह की चीज़ नहीं की गई, कोई हमारे फॉरेन ऑफिस ने कोई इतना एक्टिवली कोई उन्होंने बातें नहीं की। इंडिया में आप दूसरी साइड पे देखें, वहाँ का मीडिया हो, वहाँ के पार्लियामेंट हो, वहाँ के अपोजिशन हो, हुकूमत हो, वहाँ पे दे आर इन ए पैनिक, वहाँ पैनिक लाइक सिचुएशन है कि जनाब ये क्या हुआ है, क्योंकि उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट उनको लगते हैं हमारे ज़्यादा हैं। बॉर्डरिंग है, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया और इसका बांग्लादेश का, लिहाजा उनके कंसर्न्स भी हैं। वहाँ पर हिंदूज बहुत बड़ी तादाद में बताया जाता है, उन पर भी हमले हुए हैं। बहुत सारे लोग शायद माइग्रेट करके इंडिया जाने की कोशिश भी कर रहे हैं जस्ट टू सेव देमसेल्व्स। सो इंडिया कह सकता है कि हमारे ज़्यादा कंसर्न्स और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और प्लस रिलीजियस उनकी जो माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश में हिंदूज़ की, तो वो हमारी कंसर्न्स हो सकती हैं दीगर अवामिल के अलावा, लिहाजा उनकी एक जेन्युइन किस्म की एक कंसर्न बन सकती है वहाँ पर, फेयर इनफ। और लेकिन साथ में वो जो दूसरी चीज़ें निकाल रहे हैं कि ये हुआ क्यों है, वही टिपिकल ब्लेम जिसको नोबडी इज़ बाइंग। मतलब ये कहा जा रहा है चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान जो है ना, इन्होंने वहाँ पे हसीना वाजिद साहब के खिलाफ साजिश की है, या इन्होंने सारे स्टूडेंट्स के इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, इन्होंने सारे वहाँ पे फसादात करवाए। तो उस पर अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, टेक है, मैं सुन रहा था किसी को बड़ा खूबसूरत पॉइंट उठाया उन्होंने जब एक तरफ चाइना और अमेरिका की इतनी बड़ी दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ रोज़ाना कोई ना कोई साजिशें करते रहते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, और दूसरी तरफ आप कहते हैं वहाँ पे ये बांग्लादेश में इकट्ठे हो गए उनके मफादात। नहीं जी, हसीना वाजिद का रहना जो है ना वो उस चाइना के मफाद में भी नहीं, अमेरिका के मफाद में नहीं है, लिहाजा दोनों इकट्ठे हो गए। साथ में उन्होंने पाकिस्तानी ISI को भी मिला लिया कि आप भी आ जाए। सो तीनों ने मिलकर ये वहाँ पे वारदात डाल दी और लिहाजा ये तीनों इसके ज़िम्मेदार है। तो उसमें बहुत सारे सीरियस तबसरनिगार जो इस पर हंस रहे हैं कि जनाब इस तरह नहीं होता कि वो बैठ कर। अभी एक और भी बताया गया है कि हसीना वाजिद साहबा कुछ अर्सा पहले ये चाइना से होकर आई हैं, चाइना के विजिट करके हैं। सो चाइना को क्या इंटरेस्ट हो सकती है, वो कहते हैं हसीना वाजिद को हटाया जाए जिनका 15 साल का रूल है, और जो जिस तरह के फैसले से स्टूडेंट्स बाहर निकले हैं। अब कोई हुकूमत हो, दुनिया भर की कितनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी हो, हुकूमतें हों, वो किसी दूसरे मुल्क में जाके स्टूडेंट्स की अपराइजिंग को वो इंश्योर नहीं कर सकती। मतलब हज़ारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट बाहर निकले, अब उनको ISI ने, CIA ने या चाइना की जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी वो तो घरों से पकड़ कर नहीं लाए। आपके या मेरे या किसी भी मुल्क के अपने फैसले होते हैं जो लोगों को ट्रिगर करते हैं, गलत है अच्छा है सही फैसले अवाम फैसला करते हैं। सो बांग्लादेशी अवाम जो है ये उनके लिए भी हल्ट करने वाली बात है। वो भी इस बात पर खुश नहीं है कि जनाब आप हमें ये कह रहे हैं हमारा इतना शऊर नहीं है, हम इतने समझदार नहीं है, हम अपना अच्छा बुरा भला नहीं समझ सकते, हमें चाइना पाकिस्तान या CIA ये बताएगी कि जनाब आपने क्या करना है, बाहर
निकलना है, हंगामे करने तो हम फिर करेंगे। वो कहते हैं ना, अब ये काम करना होता तो 15 साल पहले भी तो हो सकते थे, या दूसरी हुकूमत बनी थी उस वक्त कर लेते, तीसरी बनी थी फिर कर लेते। सो वो इस पर भी उस पर बांग्लादेशी जो है ना खुश हैं कि आप जब हमें ये कहते हैं कि फॉरेन पावर्स हैं, कोई फॉरेन एलिमेंट्स हैं, हम किसी के एजेंट हैं। सो ये चीज़ें मज़ीद मेरा ख्याल है जब इंडिया में डिस्कशन होगी तो इस पर वो अपने आप को मज़ीद मेरा ख्याल है बांग्लादेशी अवाम की आंखों में वो करेंगे, कमज़ोर करेंगे। सो ये आर्गूमेंट भी इतना वैलिड नहीं है कि जी पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका ने बैठ के इन ममालिक को वो कर दिए, स्टूडेंट्स को बाहर लें और हसीना वाजिद साहब की हुकूमत जो है ना उन्होंने गिरा दिए। हुकूमतें अपने बोझ से गिरती होती हैं, अपनी बेवकूफ़ियों से गिरती होती हैं, अपने फैसलों से गिरती होती हैं, अपने अथॉरिटेरियन से, नॉन डेमोक्रेटिक या ह्यूमन राइट्स की उन प्रोटेक्ट ना करने की वजह से, अपने आप को भगवान समझने की वजह से हुकूमतें ख़त्म होती हैं। बैरून मुल्क में इस तरीके से किसी को अपराइजिंग जो है ना वो नहीं की जा सकती। बहरहाल वहाँ पर जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, डेवलपिंग स्टोरी है, इसको फॉलो करते रहेंगे कि आखिर अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकलता है।